नमस्कार, मैं प्रोफेसर एम शाहुल हमीद, हिंदी विभाग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। पाठ्यक्रम अनुवाद आवश्यकता और स्वरूप, इसके अंतर्गत राष्ट्रीय एकात्मकता और अनुवाद 4, ये है सप्ताह 12, व्याख्यान 59 से लिया गया है। ये राष्ट्रीय एकात्मकता और अनुवाद में चौथा भाग है। जैसे हम देखते आए हैं, चीज़ों को समझाते हुए आया हूँ, आगे हम भारत में राष्ट्र निर्माण और अनुवाद पर बात करेंगे। तो इस पृष्ठभूमि में हम देखते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद का विकास देर से हुआ और ये ब्रिटिश विजय और शासन द्वारा निर्मित परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप है। हालांकि ये आज भी यूरोप के राष्ट्रीय राज्य के विचार में सही ढंग से फिट नहीं बैठता है, लेकिन एक राजनीति और सांस्कृतिक संरचना के रूप में एकीकृत होने के लिए ये सराहनीय है। अब जो भारत अब हम देख रहे हैं, ये भारत अगर अंग्रेज नहीं आते तो हम देख नहीं पाते। आज हम एक संविधान के अंतर्गत आ रहे हैं। भारत का एक संविधान है, हम भारतीय हैं। दूसरी ओर हम अनुवाद कार्य को प्रभावित करने वाले और प्रोत्साहित करने वाले विभिन्न कारकों को देखते हैं। इस क्रियाओं को सामान्य नई खोज और नई स्पष्टीकरण के रूप में माना जाता है, जो एक बहुआयामी ढांचे का हिस्सा और स्वाभाविक परिणाम है। आधुनिक भारत की संरचना के कई चरणों में, उदाहरण के लिए उपनिवेश के प्रारंभिक चरण, इसके व्यवस्थित चरण, उपनिवेश विरोध और अन्य उपनिवेश के बाद, इन सभी में इसका प्रभाव देखा जा सकता है। भारतीय संदर्भ में सामान्यतः खोज के रूप में जाने जाने वाले निम्न 3 प्रकारों की पहचान की, जो अनुवाद कार्य को प्रोत्साहित करने और राष्ट्रीय संरचना में योगदान करने में मदद करती है। ये बाहरी, सांस्कृतिक और अर्ध बाहरी और अर्ध आंतरिक आंदोलन की प्रतिक्रिया है। अब अनुवाद में एक खोज हमने दिया, खोज करके जो अनुवाद में, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो भारत की जितने प्राचीन ग्रंथ हैं, उन सबको खोजना, उन सबको जो है एक व्यवस्थित रूप से रखना, फिर उसमें जो अनुवाद की जो परंपरा स्थापित है, सब आधुनिक काल में बहुत हुआ है। यूरोप एवं भारत के लोगों द्वारा भारत की खोज धर्म, संस्कृति, भाषा एवं राजनीति से प्रेरित अनुवाद, इसकी खोज की है। उपनिवेशवाद में भारतीय द्वारा यूरोप एवं बाहरतर विश्व की खोज, पाठ और विचारों का अनुवाद। अब विचार पर अगर हम बात करेंगे, सिर्फ हम काव्य शास्त्र को लेकर बात करेंगे, या हमारे दर्शन को लेकर बात करेंगे, या हमारे उपनिषदों को लेकर बात करेंगे, तो इसकी बहुत बड़ी खोज हुई और इसका अनुवाद एक महत्वपूर्ण भूमिका है भारत में। भारतीयों द्वारा नई एवं दलित पहचान की खोज, भाषीय, पाठ विषयक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं लैंगिक पहचान का अनुवाद। अब पूरे भारतीय साहित्य जो विभिन्न विभिन्न भाषाओं में, भिन्न भिन्न भाषाओं में है, इन सबका जब अनुवाद हमारे सामने आता है तो एक बहुत बड़ा स्वरूप लेकर हमारे सामने खड़ा होता है। ये कहना सही है कि ये शोध आपस में जुड़े हुए हैं और अलग अलग भी हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक दूसरे से असाधारण रूप से भी हैं, आपसी समन्वय रखते हैं और विरोध भी कभी कभी एक समय और स्थान में होते हैं और कभी कभी विभिन्न स्थानों में एक दूसरे के पीछे और आगे होते हैं। लेकिन इसमें एक बुनियादी मार्गदर्शन सिद्धांत यह है कि अनुवादक दोनों शोध और व्याख्या करते हैं। वे 2 या 2 से अधिक भाषा, संस्कृति, समय, अवधियां, विचार के बीच आपसी संबंध और विशिष्टता को दर्शाते हैं। अनुवाद अध्ययन के शीर्षक और संदर्भ में कई बुनियादी प्रश्न हैं, जैसे कि अनुवादक कौन है, वे क्या अनुवादित करते हैं, किस संदर्भ में अनुवाद कर रहे हैं, किस भाषा से किस भाषा में अनुवाद कर रहे हैं, अनुवाद क्यों किया जा रहा है। ये प्रश्न वास्तव में इस प्रकार आपस में जुड़े हुए हैं। इन शोधों को यथार्थ रूप से आमने सामने रखकर समझना चाहिए। इसके माध्यम से भारत के एक आधुनिक राष्ट्रीय राज्य के रूप में
विकास प्रक्रिया को समझा जाए। इसके अलावा इस प्रक्रिया के पाठ और विचारों के अनुवाद के बदलते समीकरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब ये सब जो अभी जो हमने बात की है, ये सब चीजें एक प्रक्रिया, एक प्रणाली से गुजरा है भारत। ये एक व्यवस्थित रूप है अनुवाद का। यह उल्लेखनीय है कि भारत एक उपनिवेशवाद बहिष्करण की दुर्लभ और कठोर प्रक्रिया से पार करने के बाद एक आधुनिक राष्ट्रीय राज्य के रूप में विकसित हुआ। इसलिए अनुवाद गतिविधियों को वास्तव में लिखित या मौखिक पाठ के अनुवाद और व्याख्या तथा सीमित नहीं किया जा सकता। इससे विभिन्न संस्कृतियां, धर्मों, वर्गों, भाषाओं, पहचानों, नीतियां और जो मानकों के शोध और व्याख्या के रूप में देखा जाना चाहिए। इसलिए राष्ट्रीय निर्माण के विचार को सामान्य वर्ग और आपसी संबंध के दृष्टिकोण में देखना चाहिए, जिनसे भारत को एक उपनिवेश देश और इंग्लैंड की उपनिवेशवादी के रूप में दर्शाया। भारत को एक उपनिवेशित देश और इंग्लैंड को उपनिवेशकरण की नीति का शक्तिशाली निर्माता बनाने वाला व्यक्ति। यह सत्य है कि 18वीं सदी के अंत में प्रभाव डालने लगा। पूर्ण क्रियान्वयन के लिए एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण बनाने के लिए भारतीय संस्कृति और समाज से संबंधित नीतियों के बारे में 16वीं सदी के अंत में पुर्तगाल, नीदरलैंड, डेनमार्क, जर्मनी जैसे देश के यूरोपीय मिशनरी द्वारा की गई प्रारंभिक शोध प्रयास को आधार बनाना चाहिए। ये प्रक्रिया 17वीं सदी में शुरू हुआ, अंततः ब्रिटिश उपनिवेशीकरण की नीति के प्रयास में समाहित हो गया। अब यहाँ पे हम देखें कि बहुत सारे खोज में यूरोपीय जो शक्तिशाली देश थे वो लगे रहे। उन्होंने जो है साहित्यों को भी खोजा है, हमारे विज्ञान को भी खोजा है, हमारे क्या सारे विश्व के। उन्होंने देखा है कि भौगोलिक क्या क्या स्थितियां हैं एक देश के। तो अब ये सब चीज़ें जब हमने एक दबाव से हम बाहर आए हैं भारतीय, तो एक सामान्य बात नहीं है। अब इन सब चीज़ों में जो प्रमुख रूप से हम दो व्यक्तियों पर चर्चा कर सकते हैं जो राष्ट्रीय समन्वय या राष्ट्रीय एकता के लिए एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में इनको देखा जा सकता है। एक है दारा शिकोह और दूसरा राजा राम मोहन राय। 19वीं सदी के बाद अनुवाद कार्य के इस पहलू पर चर्चा करने से पहले मुगल साम्राज्य, शाहजहां के पुत्र और फारसी तथा संस्कृत के विद्वान एवं कवि दारा शिकोह की उल्लेखनीय भूमिका के बारे में बात करना उचित है। दारा शिकोह ने अनजाने में 18वीं सदी के जर्मन ओरिएंटलिज्म नामक पुस्तक के मूल को प्रस्तुत किया। इसके अलावा दारा शिकोह ने अनुवादों के माध्यम से भारत के शोध परंपरा के महत्व को उजागर किया। इसमें राजा राम मोहन राय के योगदान की संभावना है। दारा शिकोह जो है वो 50 उपनिषदों का मूल संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया। तो उपनिषद शीर्षक के इस नाम से, उपनिषद शीर्षक के इस नाम में वाराणसी से दिल्ली के लिए बुलाए गए संस्कृत विद्वानों की सहायता प्राप्त की। फ्रांसीसी विद्वान एक्टिल डुपरान ने 1801-1802 में इससे फारसी से लैटिन में अनुदित किया। हालांकि लैटिन अनुवाद बहुत उत्कृष्ट नहीं था। जर्मन पूर्वी विद्वान शोपेनहावर ने इसके आधा उपनिषद को मनुष्य की मेधा की मूर्धन्य कृति कहा है। इसे भारतीय शोध में अनुसंधान की निरंतरता को स्थापित किया, जिसके बारे में हमने ऊपर चर्चा की है। अब जो उपनिषद हमारे हैं उसके अनुवाद जब हुए विदेशी भाषाओं में भी, तो वहां ये कह रहे हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण कृति है और दारा शिकोह का इसमें बहुत बड़ा योगदान। दारा शिकोह जॉन ड्राइडन और भारत में कदम रखने वाले पहले मिशनरियों के समकालीन थे।
उन्होंने पाठकों और उद्धरणों के व्याख्याकारों के रूप में एक अनुवाद की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इस्लाम और हिंदुत्व के बीच एक समन्वित सूफी भाषा को खोजने का प्रयास किया। दाराशिकों ने भारत के अतीत के लिए रोमांस दृष्टिकोण से अनुवाद कार्य किया। भारत की एकीकृत संस्कृति में भागीदारी के रूप में उन्होंने अपने अनुवादों के माध्यम से अपने देशवासियों के लिए अपने विचार व्यक्त करने का प्रयास किया। बदले संदर्भ में राजा राम मोहन राय ने भी यही भूमिका निभाई है। अब यहाँ पे दाराशिकों ने क्या किया, एक समन्वय लाने की कोशिश की, संस्कृति जो है वो उसमें उसको समझाने की कोशिश की जो उस काल में जरूरत थी। अब आगे राजा राम मोहन राय ने किया, राजा राम मोहन भी यही भूमिका निभाई। हालांकि राजा राम मोहन राय ने इस संदर्भ में स्थानीय शासकों और ईसाई मिशनरियों के खिलाफ प्रतिक्रिया देने का कार्य भी किया। अब ये नहीं है तो वहां तो क्या हुआ कि यहाँ पे राजा राम मोहन ने इनके विरोध भी जो है जो साम्राज्य रहा, प्रशासन रहा, उसके विरोध भी कार्य किया। तो राजा राम मोहन राय शास्त्र फारसी, अंग्रेजी, फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक, हिब्रू सहित एक दर्जनों भाषाओं के साथ संस्कृत साहित्य, हिब्रू और जैन दर्शन, कुरान और बाइबल जैसे विषयों का अच्छा ज्ञान रखने वाले विद्वान थे। वो 19वीं सदी के आरंभ में भारत के मंच पर उभरे। उन्होंने ब्रिटिश शासकों द्वारा स्थापित सांस्कृतिक दबाव को उजागर करने का प्रयास किया। हालांकि राय ने भावुकता या अतीत के प्रति प्रेम के साथ आगे नहीं बढ़े, वह तर्कशील थे। इसलिए जब उन्हें भारत की पारंपरिक धारणाओं का समर्थन किया तो उन्होंने उनके अंधविश्वास और अंधविश्वासों का विरोध किया। उन्हें सामाजिक और धार्मिक पुनरुत्थान को बढ़ाया। तो उन्होंने अंधविश्वास के विरुद्ध आवाज़ उठाई, सती प्रथा के विरुद्ध आवाज़ उठाई और उन्होंने जो सामाजिक और धार्मिक पुनरुत्थान को भी बढ़ाया। यहां एक संदर्भ में एक पुस्तक कैसे सभी देशों और कालों में विज्ञान, संस्कृति, धर्म और राजनीति के विवाद का केंद्र बन सकती है, इसका बेहतरीन उदाहरण हम देख सकते हैं। 1815 में राय ने वेदांत ग्रंथ का संस्कृत से बंगला में अनुवाद किया। इसे संस्कृत, फारसी और बाद में अंग्रेजी के पाठकों का आधुनिक भारतीय भाषा में अनुवाद होने की संभावना बढ़ गई, जिससे भाषाएं, विज्ञान और सामाजिक बहस के माध्यम बनी। अनुवाद और पत्रकारिता के माध्यम से उन्होंने बंगला के आधुनिक और सुगम कविता शैली का निर्माण किया। साथ ही उन्होंने बंगला व्याकरण का भी विकास किया। तो उन्होंने जो है पत्रिकाओं में भी जो है काम की और भारत में एकता लाने की कोशिश की, भारत में एक अच्छे विचार प्रस्तुत करने की कोशिश की। अब आगे हम देखेंगे संस्कृत एवं फारसी से भारतीय भाषा में अनुवाद। ये भी एक ज़रूरी बात है। क्यों? क्योंकि हमारे जितने प्राचीन ग्रंथ थे वो संस्कृत में थे और उसका फारसी में अनुवाद हुआ और फिर फारसी से कई और भाषाओं में अनुवाद हुआ। तो यह राष्ट्रीय भावना जो है ये एक प्रयास है कि एक तरह की एक समन्वय लाने की कोशिश है। एक ऐतिहासिक घटना के विपरीत साहित्यिक बहस में मौलिक रचनात्मक लेखन के बारे में कोई ठोस बदलाव प्रकट नहीं हुआ है। पूरे 19वीं सदी में हितोपदेश, पंचतंत्र, दूतनामा जैसे संस्कृत और फारसी ग्रंथों का बंगला, हिंदी, मराठी, उर्दू आदि भाषाओं में अनुवाद किया गया। वास्तव में 19वीं सदी के प्रारंभ में 1857 के विद्रोह के बाद विशेष रूप से हिंदी, उर्दू, पंजाबी, सिंधी और कश्मीरी भाषाओं के लिए संस्कृत और फारसी ग्रंथ की मुख्य स्रोत बन रहे हैं। ये प्रविधि भारत के समृद्ध अतीत को संरक्षित करने और इससे भारतीय भाषाओं में व्यक्त करने के लिए एक प्रकार की राष्ट्रीय जागरूकता का समर्थन करता है। इसलिए एक और कारण यह है कि भारतीय भावनाओं के स्रोत संस्कृत और फारसी की भाषा और साहित्यिक परंपरा में थे, तो इन रचनात्मकता के लिए उनका उद्देश्य था। तो हालांकि अब पाठ्य शैली में कल्पना पर अधिक ध्यान देना शुरू हुआ, जिससे शास्त्रीय ग्रंथों का विभिन्न रूपों में अनुवाद होना शुरू हुआ। विद्यासागर ने शकुंतला नामक ग्रंथ का अनुवाद किया, जो कालिदास के नाटक पर आधारित एक काया पाठ है। तो ये नई शैली उपन्यास की शुरुआत के लिए भी उल्लेखनीय है। पहले बंगला में, फिर धीरे धीरे अन्य क्षेत्रों में इसका विकास हुआ।
तो यहाँ पे अनुवाद की भूमिका प्रमुख है। अनुवाद जब हुआ तो एक समझ बढ़ती है, संस्कृतियों का आदान प्रदान हुआ है, हमारी विशेषता, हमारे भारत की विशेषताओं की पहचान हुई है। लेकिन विद्यासागर की शकुंतला के अनुवाद के साथ शिक्षा प्राप्त वर्ग के अंग्रेजी शासन के तहत पहचान में आने वाले भ्रमिक विकल्प फिर से मजबूत रूप से उभरने लगे। भारत में जो है भाषा शैली और उद्देश्य में परिवर्तन के लिए अनुवाद एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया। अर्थात लक्षित भाषा के बंगला अनुवाद में प्रमाणों का कम उपयोग करना विद्यासागर ने विचारधारा आंदोलन को आगे बढ़ाया। जल्द ही अनुवाद में उपयोग किए जाने वाले प्रमाणों और भाषा शैली पर चर्चा सभी भाषाओं के केंद्र में बदल गई। 19वीं सदी के अंत में शुरू हुआ यह प्रवाह 20वीं सदी में भी जारी रहा। अंततः यह चर्चा सामाजिक सांस्कृतिक अर्थ प्राप्त करने लगी और अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त वर्ग के उभर के साथ राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया के तहत भारतीय भाषाओं में पाठ लिखने में असंस्कृतिकरण एवं गैर फारसीकरण बढ़ गए। इस संदर्भ में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त वर्ग का प्रभुत्व आश्चर्यजनक नहीं है। 19वीं सदी के अंत तक प्रामाणिकता और फारसी शिक्षा प्राप्त वर्गों ने शक्ति और सम्मान प्राप्त किए। इस वर्ग ने भारतीय भाषाओं में स्थानीय तत्व का समर्थन किया, जिससे वे और अधिक जन केंद्रित बन गए। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि अनुवाद के माध्यम से भारतीय भाषा की विशेषता जो है वो पूरे भारत में एक प्रमुख स्थान पाने लगी है। जैसे अब हम बात करेंगे, जैसे फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई तो वहाँ पे जो अंग्रेज जो है वो जो शिक्षा ग्रहण किए या भारतीय जो है वो अंग्रेजी को ग्रहण किए, तो ये जो पूरा जो प्रणाली है वहाँ से गुजरना। अच्छा, अब ये है कि भारतीय ग्रंथों का भी अंग्रेजी में अनुवाद हुआ, अंग्रेजी ग्रंथों का भी अनुवाद हुआ भारतीय भाषाओं में। ये भारतीय युग से शुरू हुआ। तो यहाँ एक विशाल चीज। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अंग्रेजी भाषा जो सीखता है उसको रोजगार मिलता, तो फिर अंग्रेजी भाषा के प्रति लोग आकर्षित हो रहे थे। तो भारतीय भाषाएं क्या हुई? यह हमेशा होता है। क्यों? क्योंकि जिसमें प्रशासन है जिस भाषा में, तो वो श्रेष्ठ भाषा मानी जाती है, क्योंकि उससे रोजगार बढ़ते हैं। कुल मिलाकर यूरोप और विशेष रूप से इंग्लैंड में, जैसे कि हमने देखा, राष्ट्र निर्माण की जागरूकता स्वाभाविक रूप से अपनी अभिव्यक्ति के लिए भाषा को अपनाती है। नए भारत के नेताओं जैसे स्वामी विवेकानंद, तिलक, गांधी, नारायण गुरु, पेरियार, नेहरू और आज़ाद आदि सभी ने जन जन के लिखित पाठ्य संदेश देने के लिए अपनी भाषा का चयन किया। अब यहाँ पे भाषा, जैसे मैंने आपसे कहा था, अंग्रेजी भाषा का प्रभाव ज़्यादा। अब भारत की भाषा, जैसे हमने हिंदी को लिया है, हमारा राष्ट्र प्रेम बढ़ता है, राष्ट्रीय एकता बढ़ती है, हमारी पहचान बढ़ती है। विवेकानंद और पृष्ठभूमि के नेताओं ने प्राचीन भारत की पृष्ठभूमि से सुधारों आंदोलन को प्रोत्साहित करते हुए अपने विचारों का आदान प्रदान के लिए संस्कृत परंपरा के साथ एक रास्ता जोड़ा, जिसमें अनुवाद और संवाद के लिए समर्थन प्रदान किया, क्योंकि ये भारत के स्वर्ण काल के इतिहास से संबंधित था। यहाँ राष्ट्रीय आंदोलन के दो प्रमुख नेताओं बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी द्वारा प्राचीन भारत के गहरा प्रभाव वाला और अत्यधिक मान्यता प्राप्त पाठकों में से एक भगवद गीता की व्याख्या में प्रयुक्त भाषा और संदेशों के संबंध को उल्लेख करना उचित होगा। उपनिवेशी दास्तां से मुक्ति के लिए राष्ट्रीय संघर्ष में गीता की इन व्याख्याओं को एक प्राचीन ग्रंथ की भावना के साधारण मनुष्य के लिए अनुवादित करने के तरीके के रूप में देखा जा सकता है, जिसका उद्देश्य अनेक सामाजिक सांस्कृतिक विचारों को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना था। अब भाषा, और जिस भाषा में जो हमारे ग्रंथ हैं, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो भावनाएं हैं, वो जन जन तक पहुंचाना जरूरी है। तिलक गीता रहस्य में मराठी बोलने वाले साधारण मराठी लोगों के लिए कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए संदेश को
लाए, जिससे देश की स्वतंत्रता के लिए उनके संघर्ष की स्थिति स्पष्ट है। लेकिन गांधी अपने मातृ गुजराती में लिखी अपनी रचना में गीता के सदर्शन को ज्ञान और ज्ञान के प्रति प्रत्येक मानव के मन में होने वाले संघर्ष की प्राप्ति के रूप में देखते हैं और मूलतः कर्म किए जा फल की चिंता मत करो इंसान के विचार पर जोर दिए। अब इन उपदेशों से लोगों के मन में विचार, ये राष्ट्रीय आंदोलन में उनके अहिंसा के मनोविज्ञान का प्रतीक था। फिर भी दोनों ने राष्ट्रीय विचारों को लोगों तक पहुंचाने में सफल प्राप्त की और लोगों के लिए उनकी भाषा में प्राचीन ज्ञान की वास्तविकता और मधुर व्याख्या बन गई। पूर्ण जो है 19वीं और 20वीं सदी में राष्ट्रीय निर्माण प्रक्रिया में बंगला, मराठी, तमिल, कन्नड़, मलयालम, गुजराती, उड़िया, हिंदी, उर्दू, पंजाबी जैसे भाषाओं में प्रकटीकरण की प्रवृत्ति देखी गई है और विभिन्न दृष्टिकोण में इसके लिए विभिन्न अर्थ प्रकट किए। कुछ भाषा समूह ने इसे अपनी पहचान के केंद्र के रूप में बनाया। उत्तर में गैर फारसीकरण और गैर संस्कृतिकरण की प्रक्रिया काफ़ी बदल गई, क्योंकि संस्कृत और धार्मिक पहचान, साहित्य और भाषा विवाद दो को हिंदी उर्दू संघर्ष में बदल देती थी, जिससे भारत में विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका भाई, दक्षिण में भी विभाजन बने। अब भाषा से धर्म को निर्धारित करना या उससे जो एकता जो है वो टूटना, इसको दूर करने का पूरा प्रयास किया गया है। तो यहाँ पे विभिन्न भाषाओं में जब अनुवाद हुआ तो लोगों के मन में उत्तम विचार उत्पन्न हुए और राष्ट्रीय एकता की भावना उत्पन्न हुई है। अब उदाहरण के लिए जो है एक अनुवाद के लिए दिया गया अंग्रेजी में है, इट इज समटाइम्स सेड दैट वी हैव फॉर टू मेनी वॉइसेस इन द कंट्री which is a sign of our weakness. I am afraid it is not possible to agree with this view. It is, of course, of paramount importance that our sole preoccupation in the present situation must be the intensification and the strengthening of our defense efforts. Nothing will seek to impair it or weaken the leadership in the country in their guiding and conducting the struggle can be permissible, but at the same time, criticism will always have a very valuable role to play even in the context of an emergency. We cannot try to imitate the enemy by having just one voice and the other mere echoes. That will only be distortions. The shadow can never grow into the substance. Free discussion in the context of our overall objects and the limitations resulting from them can always contribute to the improvement of the efforts, and we can ill afford to write off that advantage. It is, on the other hand, of utmost importance that our democracy continues to grow, to become mature and responsible in the face of the emergency, so that it may become real sources of our strength. अनुवाद कभी कभी ये कहता है कि हमारे देश में कई तरह को आवाज़ें उठती हैं जो हमारी कमज़ोरी की द्योतक हैं। मैं इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं हो सकता। ये सही तथा बहुत महत्वपूर्ण है कि वर्तमान स्थिति में हमारा ये परम आवश्यक एवं एकमेव कर्तव्य है कि हमें अपने सुरक्षा प्रयत्नों को गहन और सुदृढ़ बनाने के लिए हर प्रकार प्रयत्नशील होना चाहिए। इनमें बाधा डालने वाले तथा संघर्ष चलाने वाले एवं उसका मार्गदर्शन करने वाले नेतृत्व को कमज़ोर करने वाले कोई कार्य करने की स्वीकृति नहीं दी जा सकती, किंतु साथ ही आलोचना सदा बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करती है। यहाँ तक कि आपातकाल में भी इसका बड़ा महत्व होता है। देश में केवल एक ही आवाज़ हो और अन्य आवाज़ें केवल उसकी प्रतिनिधि ध्वनियाँ हो, इस सत्य को मानकर हम शत्रु का अनुकरण नहीं कर सकते। ऐसा करना हानिकारक होगा। किसी भी वस्तु की छाया कभी भी स्वयं मूल वस्तु नहीं बन सकती। हमारे कुल उद्देश्य और उनसे प्रादुर्भूत अनुपंगिक सीमाएं मतलब मर्यादाओं को समालोचना हमारे प्रयत्न के विकास में सदा योगदान दे सकती है और हम इस लाभ को खोजने का दुष्प्रयत्न नहीं कर सकते। साथ ही हमें अपने लोकतंत्र का विकास आपातकाल में भी इससे परिपक्व और
उत्तरदायित्वपूर्ण बनाने के लिए जारी रखना पड़ेगा ताकि यह हमारी शक्ति का वास्तविक स्रोत बन सके। तो संदर्भ पुस्तकें एवं ग्रंथ एवं अन्य प्रकाशन, अनुवाद और भारतीय भाषाएं MTT 14 इग्नू 115 से 135। इससे मुख्य रूप से संदर्भ के रूप में लिया गया है, पाठ को लिया गया है जिसकी व्याख्या की गई है। अनुवाद विज्ञान सिद्धांत एवं प्रविधि, इस पुस्तक से संदर्भ लिए गए हैं। अनुवाद विज्ञान की भूमिकाएं, वेबसाइट पर उपस्थित अन्य प्रकाशन। हिंदी में सरकारी कामकाज, ये बुक ऑन नोटिंग ड्राफ्टिंग एंड प्रोसीजर इन हिंदी, राम विनायक सिंह की जो है ये पुस्तक है। इससे भी जो है अनुवाद के अंश लिए गए हैं। 188 से 192 पृष्ठ संख्या। कुछ सहायक पुस्तकें मैंने सोचा कि जो इन सब पर जो बात हुई है, जैसे देसाई की है, कश्यप की है और अलोयसिस की है और इनकी डैचिन की है, तो इन सब के नाम आपको दे दें जिससे जो है आप इन किताबों की सहायता ले सकते हैं, जिनको हमने संदर्भ के रूप में भी लिया है। तो ये सब चीज़ें आपको सहायक पुस्तकों के रूप में यहाँ प्रस्तुत है। और आज का व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। आज के व्याख्यान में हमने राष्ट्रीय एकता पर विचार प्रस्तुत किया मैंने, तो उन विचारों के साथ आगे का व्याख्यान इससे संबंधित ही है। तो उस व्याख्यान में भी हम और चीज़ों को देखेंगे और कुछ अंश मैंने अनुवाद के लिए दिए हैं, उसको आप प्रयास करें कि अनुवाद करने, अभ्यास से जो है आपका अनुवाद की जो कला है वो बढ़ेगी। तो आज का व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद, नमस्कार।